एक साल पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक ऐसा मंजर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। बंदूक की नोक पर लोगों से उनकी पहचान पूछी गई, कलमा पढ़वाया गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मौके पर ही मार दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम अटैक की। और आज हम आपको इस पूरे हमले की पूरी कहानी बताएंगे। इस हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने की थी। एजेंसी ने करीब 1597 पेज की चार्जशीट दाखिल की और अपनी जांच 1113 गवाहों के बयान के आधार पर तैयार की। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। इन गवाहों में 543 स्थानीय लोग शामिल थे। धोक निवासी, टट्टू वाले, दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, फोटोग्राफर और ढाबा कर्मचारी इन गवाहों में शामिल थे। एनआईए की जांच इसी तरह आगे बढ़ी थी, यानी हर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई थी जो उस दिन बैसरन घाटी के आसपास मौजूद था। इस दरिंदगी भरे हमले के जांच टीम ने एक सुरक्षित गवाह तक जब पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी, ये पूरी कहानी ये वीडियो बताती है आपको। इसी गवाह ने पूरी साजिश की कड़ी को जोड़ा था और बताया था कि हमला करने वाले 3 आतंकवादी थे। इनके नाम थे बिलाल अफजल उर्फ फैजल, जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर और हनन जफर उर्फ हमजा अफगानी। जी हाँ, ये 3 उन हमलावरों के नाम हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में हमले से पहले तीनों ये बैसरन पार्क से लगभग 6 किलोमीटर दूर जंगल में छिपे हुए थे। और ये बिलाल अफजल के फ़ोन में पूरी स्ट्रैटेजी थी जो एक अल्पाइन क्वेस्ट नाम के ऐप में इंस्टॉल की गई थी, जिसमें लोकेशन और कोऑर्डिनेट सभी सेव किए गए थे। यानी हमला पूरी तरह प्लान्ड था। 2 दिनों तक इन्होंने बैठकर हमले की रणनीति तैयार की थी और उसके बाद हमले को अंजाम दिया गया था। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इस वीडियो में अभी आगे थोड़े वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि कैसे ये कहानी हुई थी। 21 अप्रैल को हमले से ठीक एक दिन पहले, उसके 2 दिन पहले लगातार वहाँ बारिश हुई थी और फिर 21 अप्रैल को ये तीनों आतंकी बैसरन पार्क के पास पहुंचे थे। 1920 को बारिश के बाद ये 21 अप्रैल को बैसरन पार्क के पास पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात बशीर अहमद जोथड़ और परवेज अहमद से हुई थी। इन आतंकियों ने जिनसे मुलाकात हुई थी परवेज से, पहले खाना मांगा था। वो परवेज के साथ धोक में गए, जहां परवेज की पत्नी ने टमाटर और चावल उन्हें खिलाए थे। इन्होंने खाना खाने के बाद इलाके की एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली थी। अमरनाथ यात्रा के बारे में भी इन्होंने जानकारी ली थी और उस दौरान उनके पास स्वचालित हथियार भी थे, ऑटोमेटिक हथियार भी थे, राइफल्स थी, जो उन्होंने शॉल में छिपा रखा था। यानी 21 अप्रैल को ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ 21 अप्रैल की हैं। अब हम सुनिए हमले के रेकी और अंतिम तैयारी की कहानी। थोड़ी देर बाद, यानी धोख में खाना वाना खाने के थोड़ी देर बाद, ये तीनों बैसरन पार्क भी 21 अप्रैल को पहुंचे थे और कुछ देर बैठकर लोगों को देखा भी था कि कैसे लोग वहां पर व्यवहार कर रहे हैं। और फिर 22 अप्रैल को शुरू हुआ वो खेल जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। सबसे खौफनाक हिस्सा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 22 अप्रैल को करीब दोपहर 2 बजे का वक्त पर्यटकों को एक एक करके रोका गया। बंदूक की नोक पर उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया। जो पढ़ सका, जिसने पढ़ लिया, उसे छोड़ दिया गया। जो नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। ये था दरिंदगी भरा हमला इन आतंकवादियों का। इस हमले में कुल 26 लोगों की हत्या हुई थी। दरिंदगी भरी हत्या। इनमें से 11 लोगों को अकेले बिलाल अफजल ने M4 राइफल से मारा था। जी हाँ, जांच में आगे पता चला कि ये हमला हबीबुल्लाह और सैफुल्लाह साजिद जट के आदेश पर किया गया था, जो लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन का कमांडर चीफ और पाकिस्तान में रहता है। बिलाल के ऊपर आरोप है कि वो पहले भी कई इस तरह के हमलों में शामिल था, यह पहली बार हमला नहीं था। बिलाल अफजल
पहले भी इस तरह के भयानक आतंकी हमलों में शामिल रहा था, इसीलिए शायद उसको इस हमले की जिम्मेदारी भी दी गई थी। 9 जून 2024 को रियासी में शिव खोरी जा रहे श्रद्धालुओं के बस पर हमला में उसका नाम था, जिसमें 9 लोगों की मौत और 41 लोग घायल हुए थे। इसी तरह गगनवीर में एप्को साइट पर हमले में बिलाल का नाम आया था और जेड मोड टनल पर हमले में भी बिलाल का नाम था। इसके अलावा पूंछ में सेना के वाहन पर हमला करने में भी उसका हाथ था। इस हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। इसी तरह अगर हम बात करें सुरनकोट में एयरफोर्स कॉन्वॉय पर हमला और गुलमर्ग के बूटा पथरी में भी बिलाल शामिल था। इस हमले में भी लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचनाएं हैं। अब आते हैं हम उस जांच और खुलासों पर जो एनआईए ने की। हमले के बाद तीनों आतंकी, बिलाल और जो उसके दोनों साथी थे हमजा अब्दगानी वगैरह, वो फरार हो गए। जांच की कमान अब एनआईए को सौंपी गई थी, अगर आपको याद हो। और एनआईए जब वेस्टर्न पार्क से डीएनए सैंपल गोलियों के खोखे इकट्ठा किए थे और फॉरेंसिक जांच शुरू की थी, तब एनआईए भी शायद लगभग खाली ही थी। तब एक चश्मदीद उनको मिला था और उसने बताया था कि हमले के दिन परवेज और बशीर आतंकियों से बात कर रहे थे। ये वही परवेज की बात हो रही है जिसकी पत्नी ने टमाटर और चावल उन तीनों आतंकियों को खिलाए थे। ये भी चश्मदीद ने बताया एक दिन पहले उन्हें आतंकियों को साथ ले जाते हुए भी धोख की ओर देखा गया था। अब एनआईए को एक उम्मीद की किरण लगी थी, एक सुराग लगा था। और जब एनआईए टीम धोख पर पहुंची तो उस समय तो हालांकि एनआईए टीम खाली थी। आतंकी दोनों के दोनों, जो परवेज और दूसरा बशीर था, वो फरार हो चुके थे। लेकिन बाद में बशीर अहमद को अनंतनाग में ढूंढ लिया गया और वहाँ पर उसी के निशाने पर परवेज अहमद को बटकोट गांव में भी ढूंढ लिया गया। दोनों गिरफ्तार हुए, जिसके बाद एजेंसी की जांच की रफ्तार तेज बढ़ी। उन्होंने बताया कि कंबल और त्रिपाल आतंकवादियों को उन्होंने दिया था और बातचीत के दौरान वो तीनों आतंकी साजिद जट का नाम ले रहे थे। इसके बाद जो एनआईए की शुरू हुई ऑपरेशन और एनकाउंटर का सिलसिला, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था ये। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी लगातार लगी रही थी पहलगाम अटैक के बाद, अगर आपको याद हो। एकमात्र सुराग था एक वॉकी टॉकी, जो उस वक्त बिल्कुल खामोश था। अटैक के बाद वह वॉकी टॉकी खामोश हो गया था और खामोश वॉकी टॉकी से एजेंसियां ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन 23 जुलाई को अचानक, माफ़ कीजिएगा, 23 जुलाई 2025 को अचानक वो वॉकी टॉकी एक्टिव होती है और लोकेशन मिलता है उस वॉकी टॉकी का दागवान घाटी, जो बैसन से करीब 100 किलोमीटर दूर थी। फिर क्या था, जांच एजेंसियां हमारी जितनी तेज़ है, आर्मी हमारी जितनी तेज़ है, आप जानते ही हैं। 28 जुलाई का वह दिन था जब सेना ने 5 लेयर का कॉर्डन बनाया, 5 लेयर का 5 चक्रीय कॉर्डन बनाया और शुरू हुआ ऑपरेशन। इस एनकाउंटर में तीनों के तीनों आतंकवादी मारे गए, यानी हमलावर आतंकवादी मारे गए। और इनसे जो बरामदगी और फॉरेंसिक सबूत मिले वो भी काफ़ी बाद में काम आए। आतंकियों के पास से बरामद हुआ M4 राइफल, AK-47, गोलियां, मोबाइल फ़ोन और भी बहुत कुछ बरामद हुए, जो जांच एजेंसियों के लिए फॉरेंसिक और फिजिकल सबूतों के रूप में जांच एजेंसियों के पास आ गए। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ था। साथ ही बताया जाता है कि इन हथियारों का उपयोग 6 अन्य आतंकी हमलों में भी किया गया था। ये सबूत जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी थे। इसीलिए जांच एजेंसियों ने जब अपना पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की तो तथ्यों की एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिसको तोड़ना आसान नहीं था। पहलगाम का यह हमला केवल आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये साबित हो चुका था एनआईए की इस जांच में। इसका मकसद था डर फैलाना, लेकिन हर बार की तरह जवाब भी उतना ही सख्त मिला था, जो आतंकी संगठन और पाकिस्तान दोनों याद रखेंगे। इसीलिए एनआईए की जांच सीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF वगैरह में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर काम आ रही है और भारत सरकार बहुत जगह इसको दिखा चुकी है, जिस पर लोगों का मानना है कि हाँ, पाकिस्तान की ये साजिश है।
नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।